देखेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, एनपीए कैसे बनते हैं, फिर उसमें एफएसएसआई के बारे में देखेंगे, फिर वही इशू आया वो ट्रांसफेट का, फिर आज जिक्र हुआ है उसमें, तो ट्रांसफेट के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम फिर जो डिसीज़ होती हैं फिर वो एपीआई देखेंगे। शेयर करना, हाँ सॉरी एक मिनट रुको, स्क्रीन शेयर एक मिनट। होगी ना स्क्रीन शेयर। एपीआई के बारे में देखेंगे, पुरानी न्यूज़ है। फिर यमन में होती हैं उनकी रिबाइव, करेंसी स्वैप क्या होता है, उसके बाद फिर उसके बाद स्नो, जो भी स्नो ग्लेशियर अभी आप न्यूज़ में पढ़ रहे होगे, उत्तराखंड में वो ग्लेशियर फट गया, उसकी मतलब न्यूज़ आ रही है अभी वहाँ पे दोबारा से 2013 की तरह ही वहाँ पे को पूरा फ्लड आ चुकी है। तो उसकी आज हिंदू में भी आई है, आज क्या है, क्या 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 होता है, स्नो पैक क्या होते हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं, स्नो पैक में ग्लेशियर में अंतर क्या होता है, इफेक्ट कौन कौन से एरिया हो सकते हैं अगर वहाँ पे ऐसे ही मेल्ट करते रहे ग्लेशियर, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है। तो वो सारा आज हम पढ़ेंगे, आज हिंदू में जो आया। पहली न्यूज़ वही है, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे फार्मर, इन्होंने ऐसा बोला है कि फार्मर जो करेंगे वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आइए, कल चक्का जाम किया गया था हरियाणा पंजाब में इस जगह एरिया। फिर नीति आयोग ने कुछ जैसे ग्रीन वर्डिक्ट होते हैं ना, अपने ग्रीन वर्डिक्ट क्या हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया कि आप डेवलप करना है, मतलब कि हरित प्रोजेक्ट चलाना है, गंगा के चारों तरफ पेड़ लगाने हैं। फिर एनजीटी ने कुछ डिसीजन लिए, तो उसको मतलब सारे को मतलब कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है सीख करेगा नीति आयोग, फिर अपनी रिपोर्ट देगा, जब रिपोर्ट आएगी पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ उन्होंने बताया कि मोपा एयरपोर्ट गोवा में जो चल रहा था इन्वायरमेंट पेंडिंग है, उसके बाद ये स्टील एंड कॉपर जो है तमिलनाडु में, ये फिर आयरन माइनर कोर गोवा में जो इशू चलता है वो आयरन निकालते हैं, वो एनजीटी बैन लगा देता है कि मांडोवी रिवर पे इफेक्ट आता है। फिर सैंड माइंस है उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर सस्पेंड किया गया है उन्हें। तो वो सारे इशू इनको रिव्यू करेगा, जो ग्रीन वर्डिक्ट दिए गए हैं बाय सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट ने और एनजीटी ने कोई वर्डिक्ट दिए गए हैं, उसको रिव्यू करेगा। कौन करेगा, मतलब एक नीति आयोग, फिर एक रिपोर्ट देगा क्या क्या हमें करनी चाहिए। जब रिपोर्ट आएगी वो इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, पर एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। एनजीटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कल ही हमने पढ़ा था क्लास में, और नीति आयोग फ्यूचर में पढ़ लेंगे। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है नहीं तो, और फिर कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी है। हाँ हाँ वही है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। चलो आप जाके देखना एक बार, फिर बताना मुझे कौन सी बॉडी है। फिर इसमें यही इसके फार्मर के ऊपर न्यूज़ है। फिर एफएसआई ने कैप क्या है, वो ट्रांसफैट फूड इन प्रोडक्ट, मैंने आपको बता चुका हूँ कई बार, फिर उसे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, पूरे ट्रांसफैट को एफएसआई के बारे में पढ़ लेंगे। सॉरी एक मिनट, ठीक है ना। पहले एफएसएसआई के बारे में पढ़ते हैं, एफएसएसआई क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, क्या होती है, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसकी है, मतलब ये एक्ट से बनी है, 2006 में इसका एक्ट आया था। 2005 में कौन सी अपनी आई थी, आपका आया था इंफॉर्मेशन वाला एक्ट आया था। उसके बाद 2006 में एफएसएसआई आ गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ये वर्क इन वेरियस बहुत सारे एक्ट के अंदर काम करती है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट है, नो नीड टू रिमेंबर, कि मोस्टली सारे एक्ट के अंदर ही काम वर्क देखने लगी है। अब ये प्रोसेस क्या करती है, ये मतलब कि स्टैंडर्ड चेक करती है, सेफ फूड चेक करती है, लाइसेंस देती है फूड बिजनेस के लिए, इंश्योर करती है कंपनी को, इंस्पेक्शन करती है उनका, टेस्ट करती है फूड को, ट्रेन करती है, बिल्ड कैपेसिटी डेवलप, सिटीजन आउटरीच तक ये जाती है, सिटीजन आउटरीच तक ये जाती है। उसके बाद कंपोजिशन क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 2 इसमें मेंबर होते हैं, मतलब इसमें 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, और 3 वुमेन्स कंपलसरी होनी चाहिए उसके अंदर। फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट 2011 में कुछ इसमें चेंजिंग किया गया था। तो उसमें क्या, ये पैकेजिंग जो हम खाते हैं ना, ये लेबलिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, या चिप्स को पैक कर दिया, लेबल कर दिया उसको, उसको भी मतलब ये अपने रजिस्ट्रेशन करने लगी थी। उस पर लिखा आता है एफएसएसआई, लिखा आता है उसके पीछे। तो उसके पीछे एफएसआई का मार्किंग लाइसेंस नंबर क्या, वॉल्यूम बहुत स्लो है, वॉल्यूम स्लो आ रही है किसी को, मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसकी साइड से। हाँ वो नेटवर्क प्रॉब्लम से हो सकता है, तो वैसे स्लो नहीं है।
तो उसमें क्या वो लेबलिंग करता है, फूड बिजनेस को देखता है, फिर वो यही सब काम एक्टिविटी रेगुलेशन दे दी गई थी 2011 में, उसको और पावर दे दी गई थी। ऑल्सो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ऑर्गेनिक फूड होते हैं ना, मैंने आपको पढ़ाया था वो NPPO वाला, फिर वो PGI स्कीम पढ़ाई थी मैंने, PGI इंडिया, वो भी आपको ऑर्गेनिक फूड को मतलब कि रेगुलेट करता है। तो FSSAI भी रेगुलेट करता है आपको, ये प्रोहिबिट करता है कोई इंग्रेडिएंट मिलाओ ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसमें भी प्रोहिबिट करता है। जैसे आपको नेस्ले का इश्यू आया था, मैगी का, उसमें इंग्रेडिएंट मिला हुआ था, तो उसको भी ये चेक करता है कि कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं मिला हुआ इसमें, कोई चीज़ तो नहीं मिली जो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट डाले। फिर आते हैं जो न्यूज़ आई है ट्रांसफैट से, 2011 में फर्स्ट टाइम पास किया गया था रेगुलेशन रिगार्डिंग द ट्रांसफैट। तो लिमिट 10% रखी गई थी, 10% जो पैकेजिंग भी होते हैं, कोई भी चीज़ आप खाते हो, कुछ भी खाते हो, उस पर ट्रांसफैट कितना होना चाहिए, आपको 10% होना चाहिए ऑयल में, ठीक है ना। फिर 2015 में इन्होंने 5% कर दिया, 2021 में 3%, 2022 में 2% की बात की गई है। और जैसे रिप्लेस एक करके गाइड है WHO की, वो क्या बोलती है, एलिमिनेट करना है 2023 तक ट्रांसफैट को, तो ये भी इसी पे वर्क कर रहे हैं। 2% किया 2022 में करेंगे, तो 2023 में ये ख़त्म करने की बात ये भी कर देंगे। अभी इन्होंने 2% ही बोला है, पर ये 2023 आते आते नई गाइडेंस आएंगी 2023 की, उसमें ख़त्म कर देंगे उसे। फिर अकॉर्डिंग टू द WHO बोलता है कि 5.4 लाख डेथ होती हैं मतलब पूरे ग्लोबली, जो मतलब इनटेक करते हैं ट्रांसफैटी एसिड को, मतलब उनका हार्ट अरेस्ट हो जाता है, कार्डियोरेक्स आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो उससे डेथ होती है 5.4 लाख डेथ होती हैं पूरे ग्लोबली, डेथ होती हैं ट्रांसफैटी जो एसिड लेते हैं। अभी ट्रांसफैटी एसिड क्या होते हैं, TF क्या होते हैं, मोस्ट हार्मफुल टाइप्स ऑफ फैट होते हैं विच कैन हैव मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, ठीक है, मोर एडवर्स इफेक्ट होता है अपनी बॉडी के ऊपर। उसके बाद फिर क्या होता है कि दे कैन प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, बट नेचुरली कुछ गुड फॉर्म में रहते हैं, जैसे मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, उसमें स्मॉल अमाउंट में रहता है, तो आप इनटेक कर सकते हैं। पर जो आर्टिफिशियली होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन को मिक्स रिएक्ट कर देते हैं ऑयल के साथ, जो घी बटर जो बनाते हैं, आप शौक से बटर खाते हैं कि वो भैया बटर में बनाना, भैया बटर दे दो, तो वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर देते हैं, वो थोड़े हार्मफुल होते हैं जो आर्टिफिशियली डेवलप किए जाते हैं। हार्मफुल कैसे होते हैं, हार्ट डिसीज़ के लिए हाई रिस्क आ जाता है बिकॉज ऑफ TFA की वजह से, और देन सेचुरेटेड फैट। तो वाइल फ्राइजिंग ए कोलेस्ट्रॉल लेवल, बट TFA राइज टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल सब बढ़ा देते हैं। ऑल्सो रिड्यूस द गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है, जो आपका ये TFA होता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बोलते हैं, इसे भी कम कर देता है, जो हेल्प करता है आपको हार्ट डिसीज ना हो कोई। देखो कोलेस्ट्रॉल दोनों चीज़ में हेल्प करता है, बेकार वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको डिसीज़ हो जाएगी हार्ट की, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको हार्ट की, और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो बचाएगा भी आपको हार्ट की डिसीज से। तो एक तरह से दोनों तरफ से ये वर्क करता है, गुड और बैड। अब TF क्या होता है, सब्सिट्यूट होता है एक प्योर घी का, प्योर घी आप खाते हैं, ठीक है, तो उसका सब्सिट्यूट होता है ये ट्रांसफैटी एसिड, तो सब्सिट्यूट में काम करता है कि मक्खन डाल दो भैया अमूल का, ये सब्सिट्यूट है ना कि प्योर घी है, प्योर घी अलग चीज़ बनता है, तो उसका सब्सिट्यूट है। तो ये सारी न्यूज़ हो गई। मेन क्या था, आपको वो टारगेट जानना है, क्योंकि ये इसकी लाइन डायरेक्ट देगा। फिर WHO की रिप्लेस गाइड है, रिगार्डिंग रिप्लेस गाइड रिगार्डिंग टू आपका ट्रांसफैटी एसिड, तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं, यही सारी चीज़ इसमें दी गई है, देखो इसमें सब कुछ लिखा है, पैकेट एंड फ्राइड फूड में कम करने की TFA बात की गई है। फिर 5 लाख डेथ होती है इसमें। फिर HDL होता है, मतलब ये गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तो यही सारी बात की गई है, मतलब हार्ट डिसीज़ होती है। फिर यही सारे टारगेट्स है कि 3%, 2% 2022 में, जो करंट अभी 5% चल रहा है, फिर कैप कर देना है, एलिमिनेट कर देना है इसे। यही सारी इसमें बात की गई है। आगे चलते हैं, फिर सारी न्यूज़ फार्मर से रिलेटेड आ रही हैं, ये पकड़ रहे हैं 3 ट्रेड यूनियन ऑफिसर बियरिंग चक्का जाम, फिर ये सब फार्मर की न्यूज़ है। फिर ये कोविड जैब याद रखना, वैक्सीन को बोलते हैं, पूरा वैक्सीन को जैप आ जाए, COVID-19 जैप लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, वो वैक्सीन को ही बोलते हैं। फिर सोशल मीडिया पोस्ट टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मैंने आपको कल एक स्कीम पढ़ाई थी दिल्ली की, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, दिल्ली एक स्कीम चलाएगी स्वच्छ दिल्ली कैंपेज, तो स्विच दिल्ली, सॉरी स्विच मतलब एक से दूसरी पे स्विच करेंगे, तो वो कैंपेज चलाएगी, तो उसे सोशल मीडिया का वो लेगी। उसमें क्या करना है, जैसे आपके जो माइंडसेट है ना लोगों का, पेट्रोल की गाड़ी पे डीजल की गाड़ी का माइंडसेट है, इलेक्ट्रिकल का नाम आते ही सोचते हैं कि बेकार भंगार कोई चीज़ होगी, ठीक है ना, बेकार चीज़ होगी, मतलब इतनी बढ़िया नहीं होगी, किफ़ायती नहीं होगी कंपेयर टू इससे इलेक्ट्रिकल। अभी आप सोचते हैं स्कूटी लेते हैं, आप पेट्रोल की स्कूटी लेते हैं, आप फिर इलेक्ट्रिकल स्कूटी देखते हैं, बोलते हैं ये अच्छी नहीं है, पेट्रोल की अच्छी प्रेफर करते हैं, माइंडसेट वैसा बन गया। तो उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए लोगों का, तो दिल्ली गवर्नमेंट ये स्कीम चलाएगी कि नहीं अच्छी होती है, वाकई में अच्छी होती हैं। और टेस्ला वेस्ला की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया टेस्ला की, फिर टाटा नेक्सॉन देख के आना, वो इतनी अच्छी गाड़ी बनाई है उन्होंने, बहुत अच्छी बनाई है टाटा वालों ने, वो मैंने देखी है इसलिए बता रहा हूँ। तो लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए स्कीम चलाई जाएगी।
आप इस आंसर राइटिंग में डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये स्विच दिल्ली किस चीज़ के लिए, गार्बेज को बोलते हैं, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, तो ऐसे ही पूछ सकता है। फिर आंसर राइटिंग कहीं लिखने के लिए आया आपको इन्वायरमेंट के ऊपर, तो इस टाइप की मतलब स्टेट गवर्नमेंट को चलाने चाहिए। बिहेवियर चेंज होता है मतलब इसमें। फिर आगे आ जाते हैं, ब्राह्मण घूम ग्रूम वांटेड, ठीक है, आ गया। फिर ये फिर लोकल न्यूज़ आ गया। फिर सबरीमाला से रिलेटेड आई है। सबरीमाला मैंने आपको लॉर्ड कई बार बताता है, लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है वहाँ पे। कौन सा टाइगर मतलब आपका टाइगर रिजर्व है? पेरियार टाइगर रिजर्व। और वाइल्ड, और कौन सी रिवर निकलती है? पेरियार रिवर। पेरियार रिवर निकलती है पक्का? चलो ठीक है, पेरियार रिवर निकलती है। पेरियार टाइगर रिजर्व, लॉर्ड अयप्पा का वहाँ पे टेम्पल है, लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है वो, ठीक है ना। केरला, ये सब इसमें यही लिखा गया है कि वो पॉलिटिकल इशू चल रहा है। कांग्रेस मतलब बोल रही है कि वो क्या इशू था कि वुमेन को एंट्री को बैन करना है कि 10 से 50 साल तक, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होते हैं तो उससे क्या बोला जाता है कि वो मतलब इम्प्योर हो जाता है, वो जो भगवान है वो इम्प्योर हो जाते हैं, तो उसलिए बैन किया गया। पर ये राइट टू इक्वलिटी, राइट टू आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इतने सारे को ये क्या करते हैं मतलब कि डिस्क्रिमिनेट करता है। क्योंकि आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वलिटी, 15 बोलता है कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन। फिर आपको 21 बोलता है आपको राइट टू फ्रीडम, मतलब फ्रीडम बोलता है कुछ भी कर सकते हो विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। 25 आपको फ्री एक्सप्रेशन, मतलब वो प्रोफेशन अपना रिलीजन, 26 रिलीजन के लिए बोलते हैं। तो उन सबको डिस्क्रिमिनेट करता है एक तरीके से, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। तो वही इशू चलता रहेगा पॉलिटिकल, तो वो इशू जो राइज रखना चाहते हैं लंबे टाइम तक। फिर आ जाते हैं घाना प्रेसिडेंट टू मलेरिया मोबिलाइजेशन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फार्मर इशू, फार्मर इशू। फिर ये क्या हो गया कि न्यूयॉर्क कश्मीर अमेरिकन डिक्लेरेशन में, आपको छोटी चीज़ बता दूं, मतलब उनके कश्मीर के साथ कुछ लिंक था। कश्मीरी अमेरिकन जो होते हैं उनको एक डे मनाया गया, ऐसा न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने रिसोल्यूशन पास किया, कुछ रिलेटेड नहीं है। फिर ये हैकर ने लीक कर दिया फ़ोन डाटा, मतलब कि आर्मी पर्सनल का जम्मू कश्मीर, तो यही सब कुछ है। फिर वो आपको वही डाटा प्रोटेक्शन पे फिर बात आती है कि ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए कि जो ऐसे काम ना कर चुके। फिर उसके लिए हैकर के लिए इथिकल हैकिंग को हमें और इम्प्रूव करना है। इथिकल हैकिंग, हैकरिंग ये हैकिंग होती है जो मतलब कि बैड हैकिंग होती है, उसे रोकने के लिए इथिकल हैकिंग चलाई जाती है, उसे रोका जाए, उसको कुछ इम्प्रूव करना है हमें, ये सारी है। फिर इसमें आती है इंडिया नाउ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे कौन बोल रहे हैं, आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी बोल रहे हैं। इनका लाइन लिखी है, वाइल अकॉर्डिंग टू द पैरिटी टू द इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ केयर सेक्टर इफेक्ट आर ऑन द इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड गिविंग द मच नीडी पुश टू लिक्विडिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्रेडिट फ्लो टू वेयर नीडेड। तो ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया नाउ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेके जाता हूँ। वही मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, एपीआई। एपीआई क्या होते हैं? एपीआई इंग्रेडिएंट होते हैं जो, जैसे आपको सब्जी बनानी है, मतलब आपको कोई दवाई बनानी, डेवलप करनी है, तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट डालोगे ना सब्जी के अंदर, कि आलू डालोगे, मटर डालोगे, प्याज डालोगे, तो ऐसी दवाई बनाने के कुछ इंग्रेडिएंट लगता है। तो इंग्रेडिएंट क्या होता है? एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। वो दवाई बनाने के लिए यूज़ होता है। अब वो हम बल्क कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से 70%। अगर ये इंपोर्ट रोक दे तो इंडिया काहे का वर्ल्ड फार्मेसी बनेगा वो भगवान जाने। अगर ये इंपोर्ट चाइना रोक दे, अब हमारा बैन लगा दे, तो हम कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो वही बात करूंगा मैं। सिग्निफिकेंस इंग्रेडिएंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में, ये हुबई प्रोविंस है चाइना का, वो हब है एपीआई का। अराउंड 70% वी इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना दवाई बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट में आपकी एक चीज़ बताता हूँ, आप होम्योपैथिक दवाई लेने जाते हैं, फिर वो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, फिर वो एक शीशी में भर के रखते हैं, फिर उसमें कुछ बूंद अलग दवाई की डाल के देते हैं, फिर आप उनको खाते हो, मतलब लेते हो। तो वो एक तरह से मानो कि वो दवाई बन गई पूरी। तो वाइट तरह की गोली जो इंग्रेडिएंट है वो यूज़ किया जाता है एक तरीके से, मतलब कि वो नॉर्मल चीज़ होती है वो। तो ऐसी दवाई के लिए वो वाइट वाइट सा होता है पोर्शन, वो होता है, उसमें मिलाया जाता है सॉल्ट दवाई का, उसमें दवाई का सॉल्ट मिलाया जाता है। तो एक तरह से वो इंग्रेडिएंट मान लो कि बेस रहता है, बेस के अंदर चीज़ें डाली जाती हैं, तो वो सॉल्ट रहता है दवाई का, तो वो इंग्रेडिएंट हो जाता है। इंग्रेडिएंट वही कि आपको सब्जी तैयार करनी है, उसके लिए अलग सामान चाहिए ना, अलग अलग चीज़, तो वही अलग अलग चीज़ इंग्रेडिएंट, जो मेन इंग्रेडिएंट है एपीआई, वो हम इंपोर्ट करते हैं 70% उससे। फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ स्कीम भी चलाई है कि इसको बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे डिपेंडेंट रहना चाहिए एक कंट्री पे हमें ऊपर। तो प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग स्कीम चलाई, बल्क ड्रग पार्क बनाने हैं उसे, 3 मेगा पार्क बनाने, जैसे आईटी पार्क होते हैं आपके, इंडस्ट्रियल पार्क होते हैं, क्योंकि उसमें सब
आईटी में सब आईटी कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियस कंपनी होती हैं, तो ऐसे कुछ बल्कि पार्क बनाने हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है पार्क का, गवर्नमेंट कुछ कंसेंसस देती है, उसमें फैक्ट्री लगती है आके, तो कंसेंसस देती है उसमें आके कि आप इस एरिया में लगाओ, आपको हम सब क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस दे देंगे एक ही बार में। तो इंडिया मतलब एक तो थर्ड लार्जेस्ट वॉल्यूम में मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया, पर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, उसको देखते हुए तो हमने ऐसे प्रमोशन पार्क बनाए। ऑब्जेक्ट क्या है कि रिड्यूस द कॉल फॉर, मतलब अगर हम इंडिया में ही बनाएंगे चीज़ को तो क्या करेंगे, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, बल्क ड्रग मंगा रहे हैं एपीआई, फिर उसकी कॉस्ट कम हुई तो जो हेल्थ की दवाइस है उनकी कॉस्ट कम हो जाएंगी, फिर तो उससे क्या हो जाएगा, अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो जाएगी सिटीजन के लिए, वो हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम और इम्प्लीमेंट, मतलब जो इसे इम्प्लीमेंट करेगा इन पार्क को स्कीम को, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट को बना दिया, वो अपने आप इम्प्लीमेंट करो। तो यही सारी न्यूज़ है, वही बोला है इन्होंने, यही बोला है कि उसको डेवलप भी करेंगे, क्योंकि कोविड-19 से बहुत चीज़ों को सीख मिली है, लेनी चाहिए, और ऐसी चीज़ें पेंडेमिक टाइम पे हमें सीख लेनी चाहिए। फिर ये आ जाती है, अभी क्या होगा, नया आया जॉर्ज बाइडन आया, वो अपनी क्या फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, दिल्ली ऑप टू वेट करना होगा दिल्ली को कि वॉच यूएस फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट किधर के साइड होती है, क्या होता है, क्या इंडो पैसिफिक की होती है, कि कार्डसा का क्या होता है, जो कार्डसा होता है उस पर क्या होगा, जो काउंटर हमारे में कार्डसा लगाने की बात की थी कि S-400 हम खरीद रहे हैं, ये देखो ये आया इसमें S-400, तो उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि अभी तक हमारे पे लगाया नहीं था ना, ट्रम्प ने नहीं लगाया था। फिर क्वाड का क्या होगा, जो क्वाड हम कर रहे हैं, तो इसमें सब चीज़ वही दी गई है कि हम क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं। फिर ह्यूमन राइट वॉल्यूशन जो हो रहा है उनको देखते हुए, ये बहुत बोलते हैं ना ह्यूमन राइट के ऊपर, उसके ऊपर क्या करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर भी कमेंट किया हुआ है कि ह्यूमन राइट वॉल्यूशन बहुत हो रहा है जम्मू कश्मीर में, वो उसके ऊपर क्या इशू लगाएंगे। फिर आपका वो जीएसपी सिस्टम, जनरल प्रेफराइजेशन जीपीएस सिस्टम था, तो प्रेफराइजेशन वाला, उसमें क्या रखते हैं, आईपीआर ह्यूमन राइट पे एक्सपेक्ट पे क्या करेंगे ये, तो यही सब चीज़ें देखने के लिए होगा इंडिया के लिए आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अभी जब आएंगी तब देखेंगे। फिर आप एक हेलीकॉप्टर का नाम याद रखना, KA-226T, ये हल्क जो अपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है वो इसे डेवलप करेगी। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये हेलीकॉप्टर जो है, ये हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करा है, मतलब ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करा है। ये टेक्नोलॉजी जो है हेलीकॉप्टर की, ये किसकी है, रशिया की है, और इसे डेवलप करेगा HAL डेवलप करेगा। पर इसमें 33% जो अपने रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे ना, जिसमें सामान लगाएंगे, तो 33% इंडिजीनियस होगा ऐसे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, HAL बनाने वाला है। 62% इंडिजीनियस कंटेंट असेंबली हेलीकॉप्टर फॉर टू शॉर्ट रेंज और रिक्वायर्ड, मतलब यही सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। बस आपको याद रखना है KA-22T ये रिप्लेस करेगा कुछ हेलीकॉप्टर, चेतक और चीतक, चीता और चेतक को रिप्लेस करेगा। चीता और चेतक हमारे दो हेलीकॉप्टर पहले से ही हैं, उनको ये रिप्लेस करेगा। न्यू टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे इसे, क्योंकि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपके इक्विपमेंट जो होंगे दूसरी कंट्री से पुराने हो जाएंगे और दूसरी कंट्री आप पे हावी हो सकती है। तो वही चीज़ है कि A-22T आज से कुछ लिखा है, इट इज़ ए हेलीकॉप्टर डेवलप बाय HAL बट इज ए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बाय रशिया। इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि देखो अगर एक एक न्यूज़ लेंगे, अगर एक एक लाइन भी लिखोगे ना आप, एक एक न्यूज़ में दो दो तीन तीन लाइन भी लिखोगे तो 2 3 4 5 पेज भर जाते हैं, और रिवीजन के टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर आपने क्या करना है, एक चीज़ एक्सट्रैक्ट कर ली, बस एक ही लाइन ले ली, तो ऐसे 10 न्यूज़ होंगी, 10 लाइन में आपकी आ जाएंगी। एट द एंड ऑफ 365 दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो कितने पेज हो जाएंगे, 400 500 पेज हो जाएंगे। तो इतना बल्कि नहीं बनाना है, उतना ही रखना है। फिर ये आसाम में इलेक्शन है, तो भाई वो जो आसाम के ट्री ट्राइब्स हैं उनको मतलब कि करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो नई नई स्कीम दी गई है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था एडिटोरियल में कि चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला ये लगाया जाएगा, तो याद रखना कहाँ पे, आसाम में लगाए जाएंगे ये सारी चीज़ें। फिर म्यांमार में शटडाउन कर दिया इंटरनेट का। अब क्यों कर दिया, क्योंकि वहाँ के जो भूमा मैंने पढ़ाया था आपको, वो कौन सी ट्राइब होती सबसे ज़्यादा जो वहाँ पॉपुलेशन है उनकी, तो वो फेवर करते हैं, किसको फेवर करते हैं, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेटिक जो अनफान सुकी की, उसको फेवर करते हैं। वो सड़क पे उतर चुके हैं, फिर वही कनेक्टिविटी को ख़त्म कर दिया गया है, वही ट्विटर को बोला गया है कि आप ध्यान से दो ये वो दो, तो उनको बैन कर दिया गया है उन्होंने इंटरनेट को। कल मैंने पूरा पढ़ाया था इंटरनेट बैन के बारे में, कौन कौन से लॉ है इंडिया में, कौन कौन से लॉ से हम कर सकते हैं, उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके मतलब इफेक्ट क्या है, क्यों हम करते हैं, सब मैंने आपको कल की न्यूज़ में सब पढ़ाया था इंटरनेट के ऊपर। फिर आ जाता है अवतीस के ऊपर, मतलब बात आ जाती है, ये एक तरह से मतलब पूरी रिवाइवली चल रही है। ये कहाँ, यमन के हैं ये, और ये शिया हैं, शिया समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये सऊदी अरेबिया पे हमला करते रहते हैं, तो सऊदी अरेबिया इनको रोकने के लिए काउंटर अटैक करने अपनी फोर्स को लगाता रहता है। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं ये क्या होते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये यमन के हैं, शिया हूती हैं, रिवाइबल हैं वर्सेस सऊदी अरेबिया फोर्स हैं। ये साना डिस्ट्रिक्ट है एक यमन में, वहाँ पे इनका डोमिनेंस है। मैं आपको एक मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, एक मैप के थ्रू थोड़ा सा बता भी देता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उस मैप का, कहाँ गया, हाँ ये रहा मैप, दिख रहा है ना आपको? हाँ। हाँ, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया, सॉरी एक मिनट रुको, ये खुलेगा नहीं शायद। ये जो एरिया देखो, साना दिख रहा है रेड रेड वाला, इसमें लिखा है सारा कुछ देखो। ये रेड रेड वाला आहुति मतलब उहुती कंट्रोल वाला एरिया है, ये वाला सारा, ये वाला जो यमन में अंदर आता है। ये एक तरह से शिया है मेजो, ठीक है ना। ये भी शिया, और ये शिया मेजोरिटी रीजन है, ये भी इन्हें सपोर्ट करते हैं। तो यमन आपको, ये क्या करते हैं, सऊदी अरब पे हमला करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यही सारा रीज़न है, यमन में होते हैं। फिर ये आपको बस याद रखना है कहाँ पे है, क्या इनका चल रहा है। इनका बहुत बड़ा मतलब वॉर चली है, कम से कम 70,000 सिविलियन की डेथ हुई है। तो उसको रोकने के लिए अभी क्या, कल के न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया था क्या किया है अभी, कि यूएस आ गया है पीस के लिए, यूएस आ गया है उनको ख़त्म करने के लिए, ऐसी बात की गई है। यमन में क्या बहुत सारे इसमें सिविलियन मारे गए हैं, कि वर्ल्ड वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, वर्ल्ड के वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है। नियर अबाउट 80% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन आर नीड टू फॉर्म, मतलब इसको एड मतलब देनी पड़ रही है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या आता है, करेंसी स्वैप क्या होता है। हमारे श्रीलंका और इंडिया ने करेंसी स्वैप किया है। अब करेंसी स्वैप क्या होता है, क्यों हम करते हैं, हमारा सेंट्रल बैंक करता है करेंसी स्वैप। एक तो श्रीलंका डेप्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है चाइना के, अभी वो आईएमएफ से लोन देने गया था, फिर आईएमएफ ने मना कर दिया, फिर उसने फिर चाइना से लोन लेने की बात कर दी है। फिर मैंने आपको ईस्ट को आपको वो भी पढ़ाया था मैंने कल, ईस्ट वाला उनका जो पोर्ट है, वो जापान और जो इंडिया डेवलप करने वाले थे वो इन्होंने उनसे ले लिया। एक दिन रीज़न कहीं भी चाइना का इन्फ्लुएंस भी उसके पीछे आ रहा है। तो आपको करेंसी स्वैप मैं बताऊंगा, करेंसी स्वैप क्या होता है बस। हाँ, करेंसी स्वैप क्या होता है, बिटवीन दो कंट्री के बीच में होता है, बिटवीन टू कंट्रीज से एग्रीमेंट होता है एक तरीके से, और कॉन्टैक्ट होता है टू एक्सचेंज करेंसी। वो क्या करने के लिए, करेंसी एक्सचेंज करने के लिए ये होता है। कुछ जैसे मुझे पैसा देना है, करेंसी एक्सचेंज करनी है, और प्री डिटरमाइंड टर्म्स कंडीशन होती है। जैसे मैं आपको पैसा देना चाहता हूँ, मेरा बैंक आपको पैसा देना चाहता है, और आपसे कुछ पैसा आपकी करेंसी का लेना चाहता है, तो प्री डिटरमाइंड एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम 5 रुपये पे इंटरेस्ट से कुछ भी करेंगे, कि हम इतना पैसा लिया, जितना पैसा मैंने अब लिया इतना पैसा मैं आपको फ्यूचर में वापस कर दूंगा आपकी करेंसी में। तो ये चलता है। और जापान, एग्जाम्पल से बताता हूँ, दो इंडिया ने जापान से 2018 में करेंसी स्वैप किया था। उसमें क्या किया था, आरबीआई विल गेट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ येन, ठीक है ना, और फिर बैंक ऑफ जापान विल गेट ए इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीस। ये पहुंच गया एंड डिसाइडेड टू द मतलब स्वैप रेट पे, कोई डिसाइडेड स्वैप रेट होगा उस पर डिसाइड कर लिया। फिर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, जब पीरियड ओवर हो गया, वो कंट्री ने क्या किया, रीपे कर दिया उतना ही अमाउंट का स्वैप, मतलब वापस भेज दिया, उनसे अपना वापस ले लिया। ये होता है करेंसी करेंसी स्वैप। तो ये क्या होता है कि मतलब उसी कंट्री की करेंसी में होता है, उसी कंट्री की करेंसी में होता है ये स्वैप। तो ये सारा करेंसी स्वैप होता है। अभी इंडिया ने 400 बिलियन का श्रीलंका से स्वैप करेंगे, अब देखते हैं उसमें क्या होता है, जो भी होगा। तो ऐसा बोला, श्रीलंका स्टिल टू 4 मिलियन करेंसी स्वैप विद इंडिया। ये सब चीज़ें इसमें आई गई हैं। फिर आगे चलते हैं, ट्रम्प बाइडन, फिर ये कुछ नहीं आया। फिर इसमें आया कि मतलब एक चीज़ आ गई है, इसमें क्या चीज़ आई है, इसमें आया कि मूडी ने क्या किया, वो किया गया, जो प्राइवेट हमारे बैंक थे ना, प्राइवेट बैंक थे उनके, मतलब मूडी ने उनकी रेटिंग गिरा दी है। ये मूडी एक रेटिंग एजेंसी है, अगर किसी की रेटिंग गिर जाए ना, तो उसमें इन्वेस्ट करना लोग कम कर देते हैं, कि सोचते हैं कि मे बी इन फ्यूचर ये डिफॉल्ट में आ जाए। जैसे आपके यस बैंक आया था, उसकी रेटिंग गिर गई, और मूडी भी बता देती है पहले से। आप अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों में, आप शेयरिंग मार्केट में आप जाते हैं, तो आप इनकी रेटिंग रेटिंग जरूर पढ़ते हैं, मूडी की और भी कंपनीज है रेटिंग वाली। तो इन्होंने बोला है कि बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक, अब जो थे आपके गवर्नमेंट बैंक थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक, मतलब जो अब पब्लिक सेक्टर बैंक थे, उनको तो गवर्नमेंट हैंडल कर लेती है, उनमें तो पैसा इन्फ्यूज़ कर देती है। पर व्हाट अबाउट द प्राइवेट बैंक, उनका क्या हुआ, ठीक है ना। उनका क्या, वो नॉन परफॉर्मिंग लोन बढ़ने लगे उनके, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक तो ईएमआई पे रोक लगा दी थी पेंडेमिक टाइम में, उनके पास कहीं से पैसा आ नहीं रहा था। तो एक टाइम होता है, उन्होंने जिसको मार्च में पैसा दिया था, मार्च में फिर लॉकडाउन लग गया 3-4 महीने के लिए, उनकी ईएमआई आनी बंद हो गई। तो सैलरी बराबर देनी है स्टाफ को, जिनका पैसा जमा है उनको इंटरेस्ट भी बराबर देना है।
जितने परसेंट पे दे रहा है, जिसकी सेव, जिसकी मतलब कि सेविंग अकाउंट में है, जिसके मतलब वो एफडीज है, उनको भी पैसा बराबर देना है, पर उनकी क्या होगी, वो कम होगी, तो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने लगे, फिर लोन वोन यही सब चीज़ बताई गई। मूडी ने उनकी रेटिंग कम कर दी है, जो अपने 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और यस बैंक तो और रिस्क में पहुंच गया है बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से। तो हमको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे बस। हम देख लेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। आ गया, कहाँ गया, सॉरी। क्या हो रहा है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में थोड़ा देख लेंगे। ये एसेट होते हैं विच रिमेन इन नॉन परफॉर्मिंग पीरियड फॉर 12th ईयर, मतलब 12 मंथ और लेस देन कॉल्ड, मतलब जैसे आप देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। कोई एसेट होते हैं, कोई एसेट होते हैं, अगर वो 12 मंथ तक उनका ईएमआई या प्रिंसिपल इंटरेस्ट कोई पे ना किया जाए तो वो पहुंच जाते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट में पहुंच जाते हैं, सब स्टैंडर्ड। अगर वो 12 मंथ तक ही सब स्टैंडर्ड एसेट की फॉर्म में रहते हैं तो डाउटफुल एसेट में पहुंच जाते हैं, डाउटफुल एसेट में पहुंच जाते हैं। फिर उसके 12 मंथ बाद, उसके बाद क्या होता है कि बैंक उन्हें क्या करता है, मतलब कि आइडेंटिफाई कर देता है बैंक, या उन्हें इंटरनल कोई एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं या आरबीआई होता है, वो उन्हें मतलब कि लॉस में घोषित कर देता है डाउटफुल एसेट के बाद। तो वो किस में आते हैं, एनपीए में आ जाते हैं। एनपीए क्या होता है, इट इज़ ए लोन और एडवांस वेयर द इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 days। मतलब कि क्या, देखो पहले 12 मंथ वो रहेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट में, और 12 मंथ वो सब स्टैंडर्ड एसेट में रह जाते हैं। आपने पैसा लिया बैंक से, सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ, आपने पैसा लिया बैंक से, 12 मंथ तक आप डिफॉल्ट हो गए उसकी ईएमआई भरने में या कुछ भरने में। अगर ये 12 मंथ तक कंटिन्यू चलता रहा तो वो बन जाएंगे सब स्टैंडर्ड एसिड बन जाएंगे, सब स्टैंडर्ड एसिड बन जाएंगे, एस बन जाएंगे। अगर वो सब स्टैंडर्ड एसिड 12 मंथ कंटिन्यू कर जाते हैं और 12 मंथ, तो उसमें किस में आ जाएंगे, डाउटफुल एसिड में आ जाएंगे, डाउटफुल एसिड में आ जाएंगे। और डाउटफुल एसिड वो चेक करेगा बैंक, फिर चेक करेगा, कोई इंटरनल अथॉरिटी ऑडिट वॉडिट करेगी, वो देखी फिर आपने पे नहीं करा है, कुछ रह गया, फिर वो बन जाएंगे नॉन परफॉर्मिंग एसिड। फिर वो सारी लीगल टर्म स्टार्ट होगी आपकी, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्टी कोड, फिर वो बेड बैंक कंपनीज आ जाएंगी, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था, बेड बैंक कंपनीज आ जाएंगी। वो एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी जो होती हैं, वो एस बैंक से ले लेंगी वो प्रॉपर्टी, उसे फिर अपने तरीके से बेचेंगी। तो ये सब चीज़ आ जाएंगी, तो ये होते हैं एनपीए आपके। तो यही सब इसमें बताया कि प्राइवेट बैंक के एनपीए बढ़ चुके हैं, क्योंकि पब्लिक बैंक के पास तो गवर्नमेंट थी, प्राइवेट बैंक के पास तो कोई ऐसा चीज़ ही नहीं थी जो हैंडल कर सके उस चीज़ के लिए। तो यही सब इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं फिर को, अभी मैंने बताया कॉटन का इंपोर्ट क्या कर दिया, इंपोर्ट पे मतलब एक तो मतलब इंपोर्ट करने पे टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, तो मील एसोसिएशन सी के रोल बैक टू ड्यूटी, उसे वही मैंने आपको बताया था कि इनके कॉटन के क्या बढ़ गए हैं, उनके इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, फिर सिल्क की ड्यूटी डबल कर दी गई है, 15% 20% कर दी गई है, कि आप इंपोर्ट करोगे तो आपको कुछ ड्यूटी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो क्या हुआ फिर वो टेक्सटाइल को हार्मफुल इफेक्ट आ जाएगा ना, जो मील होते हैं कॉटन के, जो धागा बनाते हैं, कॉटन से धागा बनाते हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा। तो वही सब अब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं सब मील। तो ये सारी न्यूज़ इससे रिलेटेड है। फिर आ जाता है वाटर स्केर्सिटी इन द हिमालय रीजन। अभी की न्यूज़ खोल के देख लो, अभी की न्यूज़ देख लो खोल के, उत्तराखंड डाल देना, बस आपको न्यूज़ लिख देना उत्तराखंड न्यूज़, सीधा आ जाएगा आपको ग्लेशियर बर्स्ट। वो जैसे 2012 में केदारनाथ बद्रीनाथ में ऐसी ही बाढ़ आई है अभी, अभी न्यूज़ सुबह 10 बजे आई है। तो वो सब रीज़न क्या है, एक क्लाइमेटिकल चेंज, सारा रीजन क्लाइमेटिकल चेंज। तो मैं आपको कुछ इन टर्म्स बताता हूँ। स्नो पैक और ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो चोटी होती है ना, चोटी में बर्फ जमी होती है उसे बोलते हैं स्नो पैक, और नीचे बर्फ जमी होती है वो ग्लेशियर पूरा फॉर्म में वो ग्लेशियर होता है। स्नो पैक चोटी पे होती है, स्नो पैक। तो स्नो पैक जल्दी पिघलती है इन कम्पेयर टू ग्लेशियर, इन कम्पेयर टू ग्लेशियर, तो जल्दी पिघलती है। अभी ग्लेशियर बस्ट हुआ है, मतलब कि क्या हुआ, हल्का सा टेम्परेचर ग्लेशियर का इंक्रीज हुआ, तो इकट्ठा रखा था पूरा ग्लेशियर, वो पूरा बस्ट हो गया, नीचे गिर गया। तो उससे क्या हो गया, नदियों में मतलब पानी आ गया, फिर मतलब कि वही धौली गंगा, जोशीमठ जो मैंने आपको बताया था, धौली गंगा, वहाँ पे वो ये सब हुआ है। जो आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, उसके अंदर हुआ है। तो अभी क्या हुआ है, वो सारे उस पूरे मेरे डिस्ट्रिक्ट तक अलर्ट भेज दिए गए हैं, इवन कानपुर तक अलर्ट पहुँच गए हैं। तो यही सब कुछ वही दोबारा से हुआ है। तो रीज़न उसका सब रीज़न क्या दिया जा रहा है, वही टेम्परेचर, राइजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, दीज स्नोपैक एंड ग्लेशियर वर हाईली सेंसिटिव आर इफेक्टेड। और कौन कौन सी कंट्री को इफेक्ट हो सकता है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, क्योंकि हाईली डिपेंडेंट है हिमालय पे वो।
पानी के लिए भी, सब चीज़ के लिए भी। प्रॉब्लम क्या हो रही है, रेनफॉल रन ऑफ हो रहा है कि वाटर नहीं रुक रहा है रेनफॉल का, स्नो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और ये ऐसी वॉर में जो प्रॉब्लम है चलने वाली है 2031-50 तक, ऐसा बोला जा रहा है। फिर क्या होगा, फ्री मतलब फेस वाटर स्ट्रेस आने स्टार्ट हो जाएंगे कैचमेंट एरिया में, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। रेनफॉल इंक्रीज होगी तो फिर भी सप्लाई सिचुएशन कम हो जाएगी, लीड टू द वाटर सप्लाई सिचुएशन प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ सर्वे किया है इन रिवर की ट्रिब्यूटरीज का, सतलज का, तुलुबीरी का, काली गंगा का, दूध कोशी का, फिर अरुण का। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक सर्वे किया है, तो उसमें सर्वे में क्या पाया गया है कि ग्लेशियर बहुत जल्दी इनके मेल्ट हो रहे हैं, और ये सब इसमें बताया गया है कि जिसमें बताया ग्लेशियर शुड बी मेल्ट इंक्रीज अबाउट 50-70% इन वार्म इन्वायरमेंट। हल्की सी गर्मी पड़ी, वार्म इन्वायरमेंट में 15 से 70% ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो एक भी प्रॉब्लम आने वाली है। हमें इसे अर्जेंटली इस चीज़ को देखना चाहिए। इसमें ये लिखा है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड टू चेंज द पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन सिस्टम इंडियन समर मानसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यही सारी चीज़ अब बताई गई है। एक एग्जाम्पल आप मैंने आपको लाइव बता दिया, अभी न्यूज़ खोल के देख लो, अभी आपको पता लग जाएगा। और स्नो पैक और ग्लेशियर आर टू इंपॉर्टेंट वाटर स्टोरेज यूनिट इन हिमालयाज, थ्रो स्नो इज लॉन्गर डेंसिटी को विल मेल्ट ईजीली। लो डेंसिटी, लोअर डेंसिटी मेल्ट ईजी। जो स्नो पैक होते हैं वो चोटी पे होते हैं, वो हल्की परत होती है बर्फ़ की, मतलब डेंसिटी उसकी कम होती है, जल्दी पिघलती है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है आपकी किससे, ग्लेशियर से। यही सब इसमें बताया गया है। यही मैं थोड़ा सा इसमें 3-4 लाइन मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट की है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये अफेक्ट कौन कौन सी हो सकती हैं, इंडिया हो सकता है, इसमें 3-4 लाइन एक्सट्रैक्ट की हैं। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना हाईली डिपेंड ऑन हिमालय रिवर। प्रॉब्लम वही आ सकती है कि रेनफॉल, रन ऑफ, स्नो बेल्ट, ग्लेशियर, फेस्ट ऑफ वाटर स्टेट इन द कैचमेंट एरिया, वार्मर सिनेरियो कंटिन्यू टिल नियर फ्यूचर 2031-50, और वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी आपने पता लगा कि बारिश ज़्यादा होगी, वाटर स्कैर्सिटी कैसे आती है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो स्नो मेल्ट होंगे, पानी रुकेगा नहीं, क्योंकि हल्के हल्के मेल्ट होते रहते हैं पानी, उनको प्राप्ति पूरी रखते हैं। उसके बाद जब टेम्परेचर इनकी, जो पानी पहले से ही उनके पास मतलब स्टोरेज किया हुआ है किसी लेक में या पॉन्ड में स्टोरेज है, वो उसका मतलब क्या, इवेपोरेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा, जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से पानी आनी आएगा नहीं, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। यही था, आप हमने ये इसकी अपने नोट्स की तो सारी न्यूज़ कवर कर लिया, ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचा है। हाँ, थोड़ा सा मैं उसमें अब न्यूज़पेपर में आपको समझाता हूँ, 1-2 न्यूज़ और बची हैं, ठीक है ना। फिर इन्होंने एक सिल्क प्रोटीन बेस्ड ट्यूमर मॉडल बनाया है। अभी क्या करते हैं, कैंसर को हम 3D मॉडल में नहीं देख सकते, 3D मॉडल में देख सकते तो कैंसर थेरेपी में प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने सिल्क प्रोटीन बेस्ड एक ट्यूमर मॉडल बनाया है, जो चेक करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, और भी कैंसर होता है, उसको हेल्प मिल जाए, बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा डीप में आप मत जाना। इसमें पब्लिश जर्नल एक पब्लिश किया गया है, क्योंकि जर्नल जब आप रिसर्च करते हो तो वो रिसर्च को किसी जर्नल में, जो साइंस जर्नल होते हैं उसमें पब्लिश किया जाता है, तो उसी में पब्लिश किया गया। फिर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। साइंटिमिक्स 10 सिल्क आपकी फिबोरिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोकोन्स, उसमें से बनाएंगे, डोमेस्टिक सिल्क होती है माउथ में से, उसमें से निकाल के उन्होंने एक मॉडल तैयार किया है, उसे 3D स्ट्रक्चर में आपको प्राप्ति हो जाए, जो अभी 3D स्ट्रक्चर में नहीं होती है, एक प्रॉब्लम होती है उसे डेवलप करने में। तो थेरेपी में क्या होता है कि 3D स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, देखो, एन अल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग कैंसर मॉडल, दिस सब इंजीनियरिंग 3D सिल्क बेस्ड ट्यूमर मॉडल आपका इम्यूनिटेड नेटिव ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे बनाया जाएगा। आपको क्या होती है, कैंसर थेरेपी होती है, थेरेपी में इसमें कुछ नहीं होता, रेज वेज होती हैं, उसको क्या किया जाता है, उस रेज को मतलब कैंसर के ऊपर मारा, उस पर मतलब कि फोर्स किया जाता है, और उसको मतलब कि जो सेल्स अननेचुरल मतलब सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं ना, उसे कट किया जाता है। अगर आपको कोई चीज़ बताओ, आपको 2 मतलब L और L में फॉर्म में दिख रही है, तो एक प्रॉब्लम होती है यार, उसमें Z भी आ गया, 3D फॉर्म बन गई, XYZ आ गया उसमें, अभी तो आपको X और Y फॉर्म में दिख रही है, अगर उसमें Z भी आ गया तो आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा है, कैसा है, तो थेरेपी में आपको आसानी मिलती है। तो वही उन्होंने एक सिल्क बेस्ड मॉडल डेवलप किया है, वो हेल्प मिल सकती है, यही सब उसमें दिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे गवर्नमेंट रेगुलेट टेक प्लेटफॉर्म, चलो देखेंगे कैसे रेगुलेट करेगा। पहले तो लॉ लेके आओ ना, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, साइबर क्राइम लॉ, उसके बाद देखेंगे। फिर इसमें एक बेड बैंक आया, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि एनपीआई क्राइसिस के लिए बेड बैंक बनाए जाते हैं, नाम के ही बेड बैंक है, और ये बेड लोन को बैंक से ले लेते हैं और खुद उसे सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या होगा, एक कंपनी मतलब प्रॉब्लम में आ गई है, जो अभी एसेट डिस्ट्रक्शन कंपनी है ना, प्रॉब्लम में आ गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हम अपनी कंपनी डेवलप करेंगे, सेंट्रल अथॉरिटी की कंपनी होगी, सेंट्रल प्रपोज टू सेट अप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू एक्वायर बेड लोन फ्रॉम बैंक। जो एनपीए होते हैं ना, जैसे एनपीए में चले गए,
फिर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी चल रहा है, फिर वो बोलता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दो। वो क्या करते हैं, जैसे आप फैक्ट्री है कोई, उसने लोन लिया और बेड लोन में कन्वर्ट हो गया, फैक्ट्री ढंग से नहीं चल रही है, तो ये कंपनी क्या करते हैं, बेड बैंक क्या करते हैं, उस कंपनी को ले लेते हैं अपने अंडर में। तो उसमें क्या करते हैं, या तो उस कंपनी को अच्छे से चलाएंगे, जो लोन है पे कर देंगे कुछ परसेंट, जो भी बैंक की जो बीच में डील हुई होगी, या फिर उसको बेचना स्टार्ट करते हैं कि उसकी आयरन बेच दिया, फिर उसकी बाद में मशीन बेच दी, तो उससे वो क्या करते हैं, उसे अपने हिसाब से करके और फिर बेच के पैसा जो डील हुई है साइन, आपको इतने परसेंट पैसा बैंक को देते हैं, तो ये दे देते हैं, उनका कुछ कमीशन बन जाता है बीच में। या फिर बैंक इनसे क्या करता है, जैसे एक 10 रुपये 1 करोड़ रुपये लेने, इनसे बोलता है आप 70 लाख ही दे दो बस, कि कम से कम उसका इंटरेस्ट तो मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट तो आ जाएगा, उसका इंटरेस्ट का कुछ अमाउंट आ जाएगा, हमें पूरा नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस तो पहले ही हो चुका है एसेट में। यही सब होते हैं। ये बेड बैंक क्या काम करते हैं, बेड बैंक इज ए फाइनेंशियल एंटिटी सेटअप टू बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट और ए बेड लोन फ्रॉम बैंक, जो मैंने आपको बताया, और यही सब इसमें बताया गया है। प्रोप्स एंड कॉन्स क्या होते हैं बेड बैंक के, फिर क्राइसिस फेस बाय बैंक, बैंक क्या क्राइसिस फेस कर रहे हैं, कि मतलब कि उसमें क्या क्राइसिस हुई, कि एक तो कोविड टाइम आ चुका है, फिर गवर्नमेंट बोलती है कि आपको क्या करना है, 1 लाख तक के वो कोलेट्रल नहीं रखना है, 1 लाख तक का लोन विदाउट कोलेट्रल। फिर आपको मैंने बताया था वो किसान ले सकते हैं, आपको आशा स्कीम के अंदर 1.6 लाख का विदाउट कोलेट्रल। जब कोलेट्रल नहीं होगा तो इन बैंक के पास एसेट कहाँ से जाएगा। यही सब चीज़ सिग्निफिकेंस है इनकी, आप खुद लिख सकते हो। प्रोप्स एंड कॉन्स क्या होते हैं, कि मतलब ये बैंक क्या करते हैं, एक तरीके से इनकी मिली भगत रहती है गवर्नमेंट के अंदर, ज़बरदस्ती ये एसेट ले लेते हैं, फिर उसको तोड़ तोड़ के बेचना स्टार्ट करते हैं। फ़ायदे क्या है, कि मतलब एक तरह से परफॉर्मिंग एसेट को सॉल्व करने में, ये टेजरी में फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। तो यही सारी बात इसमें बताई गई है। अब सिंपल बात है, इसमें टर्म क्या है, एनपीए मैंने आपको पढ़ा दिया, बेड बैंक आपको पता लग गया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा एसेट रिकंस्ट्रक्शन बैंक बनाने वाला है, यही इसकी न्यूज़ में था। फिर यही पार्टी डिफाइंड टू जुंटा, फिर कुछ नहीं आया न्यूज़ में। आज की न्यूज़ खत्म हो चुकी है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर ठीक है, मैं स्टॉप कर देता हूँ।